चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस, गुड मॉर्निंग। चलो बढ़ते हैं आगे। सो आज देयर विल बी द फाइनल पंच। तो उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, एक आपको सूचना है, विनती है, जो कुछ भी कहो आप। आज शाम 7 बजे, आज कितने बजे? शाम 7 बजे, है ना? आज शाम 7 बजे 7 PM को होगा एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट फाइनल पंच। एनिमल हस्बेंड्री, है ना? एनिमल हस्बेंड्री आज शाम को मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। सृष्टि का कहना है, सर कुड यू प्लीज प्रोवाइड द करंट अफेयर सेशन एज वेल। तो सृष्टि जी, अभी मुझे लगता है 11 बजे की क्लास है शगुन मैम की, तो उसमें करंट अफेयर्स चल रहा है, उसमें करंट अफेयर्स चल रहा है ना? यस। तो आज शाम कितने बजे? 7 बजे। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ना, अलग अलग क्वेश्चंस आपके उसमें कवर करवाने वाला हूं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस मैं कवर करवाने वाला हूं, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री, वो एक्चुअली है यूपी वाला जो एग्जामिनेशन है ना, उसके लिए है। लेकिन मैं आपको बेसिकली इसमें सारे एनिमल हस्बेंड्री के अलग अलग क्वेश्चन जो है ना, मैं कवर करवाने वाला हूं। तो आज शाम को कितने बजे बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में डालना है आपको। 7 बजे, 7 PM, शार्प 7 PM को। ओके, शार्प 7 बजे आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, या फिर रिवीजन सेशन कह लीजिए उसको, अलग अलग क्वेश्चंस मैं उसमें देने वाला हूं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको सॉल्व कैसे करना है यूट्यूब पे। सर कहां पे है? यूट्यूब पे है, यूट्यूब। ओके, एग्रीकल्चर वाला की यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग आने वाले हो या नहीं हो, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप वहां पे रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो। कितने बजे? 7 PM। यस, कहां पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब। ओके, चलेगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यस, हाँ, 6 से 7 फिशरीज का भी क्लास है, वो भी मेरा ही है, और 7 बजे मैं ही स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 से 7 फिशरी का क्लास है, वो भी मेरा ही है, और 7 बजे मैं फिर से यूट्यूब पे, वो फिशरीज का क्लास नाबार्ड वालों का है, नाबार्ड वालों का, रवि नाबार्ड वालों का फिशरी का क्लास है आज। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और आज हम लोग देखने वाले, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बहुत आसान भाषा में और बहुत शॉर्ट बट स्वीट आपको मैं ये पढ़ाऊंगा आज। यस, आएंगे ना सारे सभी लोग? यस यस, श्योर। तो बहुत शॉर्ट बट स्वीट मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज है, क्या कैसे है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब एक ही है, हम लोगों को करना क्या है ना, यस, हम लोगों को करना क्या है, एक्सक्लूडिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल कंपाउंड। आप लोगों को बस केमिकल का यूज नहीं करना है, मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। केमिकल का यूज कम करना है, या फिर केमिकल का यूज करना ही नहीं है। ओके, अगर आपको, यस यस रवि जी, मैं नाबार्ड का हूं। यस 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 यस, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो केमिकल का यूज नहीं करना है, केमिकल का यूज नहीं करना है। क्या आप जो फर्टिलाइजर डालते हो नहीं डालने हैं, आप जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो नहीं करना है, आप जो बाकी सारी चीजें फंजीसाइड यूज करते हो नहीं करना है। तो आपको नेचुरली चीजें यूज करनी है ना? सो विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स अगर आप फार्मिंग सिस्टम कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लेस यूज और विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स अगर आप कर रहे हो, या फिर इलिमिनेशन ऑफ केमिकल्स आप आपके खेती से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। प्रिंसिपल एम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों करना है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना है? एक फर्स्ट थिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए कि अभी केमिकल का यूज बहुत बढ़ गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग आया कहां से? तो केमिकल का यूज ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1 में बोला गया था कि आप इसका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कर लो। लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लो यही सुना, थोड़ा थोड़ा ये सुना ही नहीं। लोगों ने यूज ऑफ केमिकल्स इतना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, यूज ऑफ केमिकल्स इतना ज्यादा स्टार्ट कर दिया कि उससे हुआ यूं कि केमिकल यूज से इनफर्टिलिटी बढ़ती गई। मतलब जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो कम होती गई, और दैट इज द रीजन कि हम लोग पूरा केमिकल ही खा रहे हैं। सो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ 2019 में, जब ये पाया गया कि नहीं, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत जरूरत है। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक में आता है क्या सर? हाँ, फर्टिलाइजर एक्चुअली
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है एक जिसका नाम है यूरिया। यूरिया इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब समझो कि जो कोई भी फर्टिलाइजर, आपको सॉइल साइंस में ये पढ़ाया गया होगा, जो कोई भी फर्टिलाइजर में अगर कार्बन की मात्रा हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये उसका मीनिंग होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होता है जिस किसी फर्टिलाइजर में अगर वहां पर कार्बन की मात्रा हो तो उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। सर काउडंग, गोट मैन्योर सभी आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। यस यस करेक्ट। तो हम लोगों को इन शॉर्ट करना क्या है, हम लोगों को केमिकल का यूज नहीं करना है। यूज ऑफ केमिकल ये डिक्रीज करना है या फिर खत्म करना है। यूज ऑफ केमिकल ये डिक्रीज करना है या फिर क्या करना है, खत्म करना है उसको। सो दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, आप तो बोल रहे हो। सो क्यों करना है, कैसे करना है? एक तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, सेकंड पोल्यूशन को अवॉइड करना है, थर्ड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है। यस बताता हूं मैं, बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं। रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ द ऑर्गेनिक रिसोर्सेस, या फिर हमारे फील्ड में जो कुछ भी रिसोर्सेस है उसको रिसाइकल्ड एंड रीयूज करना है हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में नहीं आ रहा है। फर्स्ट थिंग, एक तो ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाओगे, ऑर्गेनिक कोई भी चीज आप बनाओगे, लेकिन दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत तो यही है कि ऑर्गेनिक अगर बना भी रहे हो आप तो बेचोगे कहां पे? ऑर्गेनिक के सेपरेट मार्केट है? नहीं है। अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा हूं तो व्हाट आर द सोर्सेस अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग? मेरे पास दशपर्णी है, मार्केट में जाऊंगा दशपर्णी अर्क दो, नहीं है। जीवामृत दो, नहीं है, क्योंकि केमिकल का यूज नहीं करना है। केमिकल का यूज नहीं करना है तो नेचुरल चीजें यूज करनी पड़ेगी। बचपन में हम जब बीमार होते थे तो मम्मी क्या करती थी ना, आपको सबसे पहले तो तुलसी के पत्ते, आपको खांसी आ रही है तुलसी के पत्ते दो, हल्दी उबाल के दो, आपको उसमें गुड़ डाल के दो, तो ये सारी चीजें करती थी। अगर फिर भी क्योर नहीं हुआ फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाती थी। अभी मान लीजिए आपको थोड़ी सी ठंड लग रही तो अभी अरे नहीं तुरंत चलो डॉक्टर के पास, आप ऐसे करोगे? नहीं, आप पहले ट्राई करोगे कि मैं खुद को कैसे क्योर कर पाऊं। अगर क्योर हो गए तो ओके, नहीं हो रहे आप तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तब केमिकल लेंगे, तब इंजेक्शन लेंगे, तब सलाइन लेंगे। अभी मान लीजिए किसी को थोड़ा सा बुखार, हल्का सा सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं पूरी हुई तो हल्का सा सर दर्द हो रहा है, इसको डायरेक्टली अपन लेके गए कहां पे, उसको ऑक्सीजन लगा दिया, आईसीयू में लेके गए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन, अरे बाप मरेगा ये, ऐसे थोड़ी ना करते अपन। तो जिस सिवियरिटी जैसी हो वैसा इलाज करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी सी भी इंसेक्ट पेस्ट, उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजुरी लेवल देखेंगे भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा स्प्रे कर देंगे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यस, अब इतना सारा पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्विच करने में लगभग 3 साल लगते हैं। कि मान लीजिए आप केमिकल फार्मिंग अभी कर रहे हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो 3 साल तक आपको नुकसान होगा। मान लीजिए आपको पहले 100 बोरिया गेहूं की होती थी, अब वो 20 ही होगी। क्यों? क्योंकि आपने स्विच कर दिया अचानक से। तो इसकी तकलीफ सॉइल को भी होती है, इसकी तकलीफ हमें भी होती है, प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए लो एडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें इंडिया में दिखाई देती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कम यूज क्यों करते हैं लोग? क्योंकि मार्केट सेपरेट नहीं है, इनपुट्स अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अगर भाव आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भाव आपको बढ़ाना पड़ेगा ऑर्गेनिक। तो बाकी के लोग क्या करते हैं ना, इसमें कुछ मतलब दिक्कत करते हैं, वो क्या करेंगे कि इनऑर्गेनिक भी है फिर भी बोलेंगे नहीं ये ऑर्गेनिक है, फिर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। तो ये है लो एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग होने के ये सारे कारण है, ये सारे रीजन है। बढ़ते थोड़ा सा आगे कि सर अभी आप तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, केमिकल का यूज नहीं करना है। तो केमिकल का यूज नहीं करना है तो क्या क्या करना है? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो क्रॉप मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा, फार्म वेस्ट रिसाइकल करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट करना पड़ेगा, बायो इंसेक्टिसाइड बायो हर्बिसाइड यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, यस दैट इज ऑल्सो ए स्लो प्रोसेस, यस यील्ड एंड इकोनॉमिक लॉस दोनों होते हैं। कि अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना है मतलब हम लोगों को केमिकल का यूज नहीं करना है, हम लोगों को केमिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना यूज। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले देखते हैं कि सर आपकी बात मान लेते हैं, अभी हमें बताओ कि सर अगर हम लोग केमिकल का यूज ना करें, फर्टिलाइजर यूज ना करें, तो हम लोग खेती में क्या चीजें यूज करें? पहले सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या, एफओआईएम यूज करो, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूरिंग, बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, सारे लोगों के बारे में मैं यही बता देता हूं। सबसे पहले होता है एफओआईएम, कि मेरे पास फील्ड है, मेरे पास फील्ड है ना, मेरी खेती है, मेरी खेती है, तो एक सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर खेती में फिर मेरे काऊ होगी, बफेलो होगी, है ना, ये सारे लोग होंगे, तो ये जो नहीं खाएंगे, दैट रिमेनिंग पोर्शन जो ये नहीं खा रहे हैं, इनका डंग, इनका यूरिन, ये सारी चीजें इकट्ठा करो। और इसमें डंग है तो इसके लिए इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्यूअर, फार्म यार्ड मैन्यूअर। सेकेंड चीज है कंपोस्ट। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक रूरल कंपोस्ट होता है, एक अर्बन कंपोस्ट होता है। रूरल एरिया में मान लीजिए कोई झाड़ के पत्ते हैं या फिर कोई और भी चीज है, ये सारी चीजें हम लोग कलेक्ट करते हैं विदाउट डंग, और वहां पे हम लोग अगर उसको सड़ाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मैन्योर, और रूरल एरिया में कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैन्योर।
अर्बन एरिया में क्या होगा, किचन वेस्ट। मान लीजिए आपने कोई सब्जी खरीद के लाए हो, तो सब्जी का कोई पार्ट बचा है वो ले लीजिए, रॉटन मान लीजिए आपके फ्रूट से कोई रॉटन हो रहे हैं उनको ले लीजिए, तो इनको सड़ाइए, इनमें डंग नहीं डालना है, तो दैट इज कॉल्ड एज अर्बन एरिया में हो रहा है तो अर्बन कंपोस्ट। अब इसमें और भी एक बात होती है, यस सर, नेचुरल और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस उसको यूज करना, नेचर में जो कुछ भी है वही यूज करना, नेचर में जो कुछ, जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन करते और कुछ चीजें डालने की कोशिश करते, लगभग दोनों का मीनिंग भी सेम ही होता है। बट नेचुरल फार्मिंग में क्या कि आपने सोइंग किया, नेचुरली जैसे ग्रो हो रहा है हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ तो भी इंप्लीमेंटेशन करते, अप्लाई करते, कुछ भी दशपर्णी अर्क हो गया, कुछ ना कुछ नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट हो गया, कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन अपन करते ही है। नेचुरल फार्मिंग में लगभग दोनों भी सेम ही है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग प्योरली अगर बोले तो उसमें सीड सोइंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, नेचुरली ग्रो होगा वो देखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दैट इज अ रूरल कंपोस्ट। अर्बन कंपोस्ट में एक और चीज आपने सुनी होगी, दैट इज सीवेज एंड स्लज। सीवेज एंड स्लज, सीवेज का मतलब होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है विथ वाटर, मतलब आपने वॉशरूम में जाने के बाद फ्लश करते हो तो वो एक्सक्रीटा जो है दैट इज कॉल्ड एज सीवेज, और द सॉलिड पोर्शन ऑफ सीवेज इज कॉल्ड एज स्लज। जो सीवेज में सॉलिड पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग स्लज। तो नॉर्मल सी जाहिर सी बात है कि कंपोस्ट इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। अब आता है ग्रीन मैन्यूरिंग, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग और एक एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। इन सीटू में लाइक ढेंचा है, सन हेम्प है, इस जैसे क्रॉप आपको क्या करना है, खेती में ग्रो करने, और ग्रो करने के बाद उनको कट करना और फिर से जमीन में उनको क्या करना है, बरीड करना है, मतलब उसको नीचे जमीन में डालने, तो वो सड़ेंगे, नाइट्रोजन अवेलेबल करवा के देंगे जमीन में, और वो नाइट्रोजन फिर नए प्लांट्स लेंगे। इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग या फिर इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, लाइक ग्लायरीसीडिया जैसा होगा, ग्लायरीसीडिया ये प्लांट है, तो ग्लायरीसीडिया प्लांट के हम लोग डायरेक्टली पत्ते तोड़ के लाते हैं और हमारे खेत में डालते हैं, सो दैट इज एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। उसके बाद आते हैं बायो फर्टिलाइजर, आखिर में देखेंगे, और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है सिलेक्शन एंड रेयरिंग ऑफ अर्थवर्म। नाइट सॉइल मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर सॉइल में मिट्टी में मिक्स हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज नाइट सॉइल, नाइट सॉइल उसको कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट द सिलेक्शन, रेयरिंग, एनालिसिस एंड मार्केटिंग ऑफ अर्थवर्म, की मार्केटिंग ऑफ अर्थवर्म, हम लोग मार्केटिंग अर्थवर्म ले रहे और अर्थवर्म के हेल्प से अगर अपन बना रहे कुछ, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। तो अर्थवर्म क्या करेगा, वहां पे जो रॉटन मटेरियल वो खाएगा और खाने के बाद वो एक्सक्रीटा डालेगा बाहर, तो दैट एक्सक्रीटा इज कंसिडर्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट। और इसी में और एक चीज होती है दैट इज वर्मी वॉश, कि अगर हम लोग हार्मफुल फिकल मैटर, अभी बहुत सारी चीजें कि जो हार्मफुल होती है, लेकिन हर चीज को तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ह्यूमन फिकल मैटर ये हार्मफुल होता है, बहुत जगह पे हार्मफुल होता है, लेकिन यूज करते हैं लोग, यूज करते हैं, उसके जैसा बेस्ट कोई मैन्योर नहीं है, उसके जैसा बेस्ट कोई मैन्योर नहीं है। या इट इज कॉमनली यूज्ड इन चाइना, यस ऑब्वियसली करते, यूज करते, बहुत यूज करते, इंडिया में भी करते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब आता है वर्मी वॉश। वर्मी वॉश का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो, मान लीजिए अर्थवर्म आपने यहाँ पे डाल दिए, तो अर्थवर्म यहाँ पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो यहां से ऊपर से पानी डालना है, ये पानी अर्थवर्म के ऊपर जाएगा, उन्होंने जो एक्सक्रीट किया है उसमें ये पानी मिक्स हो जाएगा, और इधर नल लगाना है, नल, सो नल से वो पानी बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश। कि जो वर्मी वर्म्स है या फिर अर्थवर्म है, उनके ऊपर पानी डालने की वजह से अगर उनके बॉडी से वो पानी नीचे गिर रहा है, नीचे अपन उसको एक मग में कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश। ये सारी चीजें देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, केमिकल का यूज नहीं करना है, अगर केमिकल का यूज नहीं करना है तो फिर क्या यूज करना है, फार्म यार्ड मैन्यूअर, FYM। बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं जो सॉइल साइंस में आप पढ़ोगे, पीट मेथड, हीप मेथड, बॉक्स मेथड। पीट का मतलब होता है नीचे खोल, ऐसा खड्डा आपको खोदना पड़ेगा और उसमें आपको जो कोई भी आपका वेस्ट है प्रोडक्ट वो डालना पड़ेगा। हीप का मतलब होता है ऐसे उसको ऊपर आप जमीन के ऊपर तैयार करो। बॉक्स का मेथड होता है बॉक्स तैयार करो, उसमें ये सारा वेस्ट डालो और तैयार करो, सो दैट इज फार्म यार्ड मैन्यूअर। फार्म यार्ड मैन्यूअर के बाद सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज अ बेसिकली कंपोस्टिंग। तो रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, ये मैंने आपको बोला कि रूरल एरिया में अगर तैयार कर रहे हो तो रूरल कंपोस्ट, अगर अर्बन एरिया में तैयार कर रहे हो तो अर्बन कंपोस्ट। मोस्टली जो हमारा वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, जो रॉटन हो रहा है, उनकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं, दैट इज कंपोस्ट विदाउट डंग। जापान में भी नाइट सॉइल वाइडली यूज होता है। हाँ, मैं तो गया नहीं हूं जापान अभी तक, हमारे एक दोस्त है वहां पे, तो उनसे पूछ लेता हूँ एक बार फिर भी। मेरे एक दोस्त है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, साइंटिस्ट राइट नाउ, मोहन भटकर, इज साइंटिस्ट राइट नाउ एंड ही इज इन जापान। तो मेरे दोस्त है वो, उनसे एक बार पूछ लेता हूं। आगे बढ़ते थोड़ा सा। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो कोई भी है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग।
और जो रॉटन मास होता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट। उसको क्या बोलेंगे? कंपोस्ट। दो तरीके के होते हैं, रूरल और अर्बन। जो हम लोग देख रहे हैं सर वर्मी वॉश किस लिए किया जाता है, तो वर्मी वॉश हम लोग डायरेक्टली फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट होंगे, तो उसको नहलाना धुलाना है। सिंपल सी भाषा में वो अर्थवर्म को नहलाना है धुलाना है, और वो नहला धुला के फिर क्या करना है ना, उसका वो पानी कलेक्ट करना है, और फिर वो पानी क्या करना है ना, हमारे फील्ड में स्प्रे करना है। बस सिंपल सी बात है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है? नहीं, ही इज नॉट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर नहीं। अब आगे आगे बढ़ते थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों को फील्ड में फर्टिलाइजर यूज नहीं करने, फिर न्यूट्रिएंट मिलेंगे कहां से? ग्रीन मैन्यूरिंग, थर्ड टाइप, दैट इज ग्रीन मैन्यूरिंग। इसमें दो प्रकार हम लोगों ने देखे, एक इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग, सेकंड एक्स सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग। इन सिटू का मतलब होगा कि आप क्या करोगे, खेत में इस तरीके से ढेंचा सने उगाओ, उसको खेत में बरी कर दो, कुछ दिनों के बाद ये सड़ जाएगा और उससे न्यूट्रिएंट जमीन में मिल जाएंगे। इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग। सेकंड एक्स सिटू, डायरेक्टली ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। आप कहीं पे भी चले जाओ, ग्लाइरिसीडिया के पत्ते तोड़ के लाओ, हमारे खेत में डाल दो, दैट इज एक्स सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग। अगर यहां तक क्लियर है तो क्लियर करके बोलिए बेटा। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए, चलो फटाफट। सर कौन से क्रॉप होते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग में? यस, सेजवानिया, ढेंचा, मूंग, काउपी, सनहेम, क्लस्टर बीन, उड़ीद, बरसीम कर सकते हो आप। एक बार अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। ये पीपीटी की वजह से आपको ज्यादा समझ में आता है जल्दी जल्दी। ये पीपीटी में जो आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं ना, तो इससे बहुत जल्दी समझ में आता है। अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा ग्रीन मैन्यूरिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ये दिखाऊंगा तो इन सिटू ग्रीन मैन्यूरिंग आपको फटाक से समझ में आएगा कि अच्छा, अरे ये क्रॉप ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बरी कर रहे हैं इसकी हेल्प से, है ना। नहीं तो हर बहुत सारे बच्चों को दिमाग में क्या आता है, अरे नहीं पहले खुदाई करो, ये उठाओ उसमें डालो, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ओ टप्पू के पापा, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा बेटा। अब हम लोग देखेंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या वर्मी कंपोस्ट? कि हम लोगों को फील्ड में करना क्या है भाई? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हम लोगों को करना क्या है? आसान सी बात है, हम लोगों को केमिकल यूज नहीं करना है। अगर केमिकल यूज नहीं करना है तो हम लोगों को ऑर्गेनिक यूज करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक यूज करना पड़ेगा तो ये यूज करना पड़ेगा, तो वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का नाम आइसिनिया फोइटिडा है ना, आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा, है ना, आइसिनिया फोइटिडा। ग्लेसी का पत्ता कैसे होता है सर? मैंने मैंने देखा नहीं बेटा, मतलब ग्लेसी मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये, प्रवीण। चलो, तो वर्मी कल्चर या फिर वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है कि अर्थवर्म को मल्टीप्लाई करना, वहां पे जो कोई भी प्रोड्यूस है उसको रॉटन करना, और इसके हिसाब से या फिर उसके साथ में हम लोगों को ये सारी चीजें करना, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड एज अ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज वर्मी। यहां तक क्लियर है? ऐसे मैं कंसिडर करता हूं वर्मी कंपोस्ट में आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा मतलब क्या है? आइसिनिया फोइटिडा इज अ नेम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का नाम है वो, आइसिनिया फोइटिडा, नेम ऑफ द अर्थवर्म। ये अर्थवर्म है आइसिनिया फोइटिडा। लैम्पिटोमॉर्शी, यूडिलस यूजिनी, ये यूडिलस यूजिनी, लैम्पिटोमॉर्शी, ये कौन है? ये है कौन? तो आइसिनिया फोइटिडा, लैम्पिटोमॉर्शी, यूडिलस यूजिनी, ये है कौन? तो ये है बेसिकली ऐसे लोग कि जो जिनको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट मतलब ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखो अर्थवर्म 2.5 से 3 मीटर लंबा इसको बनाओ। उसके बाद हम लोगों को इसको अर्थवर्म छोड़ने हैं। छोड़ने के बाद वो ऐसा खाएंगे कि उसके बाद वो एक्सक्रीटा बाहर डालेंगे और उससे बनेगा हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट समझा नहीं सर? कुछ नहीं बेटा, वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म का नाम है आइसिनिया फोइटेडा, वो उसका नाम है, वो गाली नहीं है, वो नाम है उसका, आइसिनिया फोइटेडा। अर्थवर्म का नाम है वो, साइंटिफिक नेम, अर्थवर्म का नाम आइसिनिया फोइटेडा। वो क्या करेगा बेटा? अगर जो रॉटन मास है, आपने देखा होगा अर्थवर्म, तो देखा होगा आपने, वो क्या करता है, रॉटन, सड़ा हुआ, गला हुआ फूड खा लेता है और फिर वो एक्सक्रीटा बाहर डालता है। तो उसका एक्सक्रीटा उठाओ, जो एक्सक्रीटा है उसका, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? अब समझ गया मोहम्मद जी? उसका एक्सक्रीटा उठाओ, वो क्या हुआ? वो वर्मी कंपोस्ट। अब उसको जब वो वर्मी कंपोस्ट बना रहा है, ऊपर से पानी डालो, उसके बॉडी पे चला जाएगा, बॉडी से नीचे चला जाएगा, है ना, उसके बॉडी से नीचे चला जाएगा, वो नहाएगा इन शॉर्ट, और वो पानी अगर हम लोगों ने जमा कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश। समझ रहे हो? व्हाट इज हॉट कंपोस्ट? हॉट कंपोस्ट मुझे याद नहीं आ रहा यार, ये मानवी जी मुझे याद नहीं आ रहा है। हॉट कंपोस्ट मैंने नाम नहीं सुना है अभी तक, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताता हूँ बेटा ये। अब मैं भी इंसान हूं।
अब वर्मी कंपोस्ट जब भी हम लोग बना रहे हैं ना, तो वर्मी कंपोस्ट में जैसे आप पीछे देखोगे, यस, जैसे आप पीछे देखोगे कि तो वर्मी कंपोस्ट ये बनाने की मेथड भी होती है बहुत इजी, आसान, सिंपल तरीके से। ऐसे बनाओ उसको, यूनिट बनाओ उसका, वहां पर पहले तो ब्रिक्स डालो, मिट्टी डालो, उसके बाद डंग डालो, उसके बाद ग्रीन चॉप लीव्स डालो, उसके ऊपर अर्थवार्म छोड़ो, उसके ऊपर फिर से ग्रीन चॉप लीव्स डालो, उसके ऊपर फिर से काउ डंग डालो, और ऊपर से पानी स्प्रे करते रहो, बस दैट्स इट। सिंपल सी बात है, कुछ दिनों तक वो खाएंगे और अर्थवार्म वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। अब वर्मी वॉश जैसे मैंने बोला आपको कि इसमें अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, ऊपर से पानी डालो, जो पानी नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे उसको पानी को कलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्मी वॉश। ओके, आसान भाषा में, आसान भाषा में। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो वर्मी वॉश के बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा है, वर्मी वॉश। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। अब हम लोग देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आप लोगों ने बनाया है, अक्षय मोबिली का कहना है हम लोगों ने बनाया, हाँ नहीं, आप लोगों ने उसको मतलब प्रोसेस किया होगा, बनाया होगा अर्थवर्म ने, शायद वर्मी वॉश या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाया होगा, मतलब दिया तो होगा उसने, हम लोगों ने सिर्फ उसको प्रोसेस किया है, अक्षय, है ना। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या है सर? बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल एंटिटीज को यूज करना। तो बायोलॉजिकल एंटिटीज, गर्मी कंपोस्ट नहीं बेटा, वर्मी कंपोस्ट है, वो 60 डेज टू 90 डेज के आसपास कंप्लीट होता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी स्पीसीज यूज कर रहे हो, है ना, कौन सी स्पीसीज यूज कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, बायो फर्टिलाइजर देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर में कौन है? बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना। इन आसान भाषा में कहिएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ सर? जैसे राइजोबियम आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया है ना, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग अगर कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज की बायो फर्टिलाइजर्स। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल एंटिटीज, एंड फर्टिलाइजर का मतलब होता है फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर मतलब लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना। बेटा बुरा नहीं मानना है किसी ने, है ना। अक्षय, खराब नहीं वाटू द्यायचा, मजाक करतोय बाळा। यस, वो भी हंस रहा है। बुरा, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना है। मैंने कुछ गालियां भी दी ना, तो भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी। मेरा गला बैठ गया यार पूरा, है ना। तो बुरा नहीं मानना है, मैंने पहले लेक्चर से ही बोला कि मैंने अगर किसी को कुछ बोला, मजाक में भी बोला, कल अग्रिमा को भी मैंने कुछ बोला था, तो बुरा नहीं मानना है, मैं आप लोगों के लिए ही बोलता हूं, है ना। चलो सर, ऐसे बोल बोल के इतनी बेइज्जती कर रहे हो तुम कि पूछो ही मत, ऐसे कुछ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल एंटिटी को यूज करना। अब बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन आता है? सबसे पहले कौन आएगा? जैसे राइजोबियम आएगा। तो राइजोबियम आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज बायो फर्टिलाइजर इन वर्ल्ड। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? सो दैट इज बेसिकली राइजोबियम, है ना। राइजोबियम, तो ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा? ये प्लांट्स के आजू बाजू में चला जाएगा, तो राइजोबियम की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो प्लांट्स को दे देगा। दैट इज राइजोबियम बेसिकली, दैट इज राइजोबियम। ओके, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब आता है अजोला। राइजोबियम के बाद आता है अजोला। अजोला में अगर हम लोगों ने देखा तो दैट इज स्मॉल फ्लोटिंग वाटर फर्न, कि ये ऐसा ऐसा फर्न होता है, फर्न एनाबिना अजोला। अजोला आपने सुना होगा। तो अजोला का ये फर्न होता है, लीफ फर्न है, तो ये पानी के ऊपर फर्न तरह, मतलब ऊपर फ्लोट हो गया। सो अजोला एनाबिना ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्ट्री इनको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस करेंगे पहले तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये सारी की सारी वो एनर्जी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जमीन में देने में लगा देंगे। सो दैट इज अजोला। अजोला इज अ लीफी फर्न, फर्न है वो। उसके बाद आता है जैसे अजोस्पिरिलम, ये भी बैक्टीरिया है, अजोस्पिरिलम ये भी बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम इज यूजफुल फॉर द पल्सेस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम उसमें यूज आता है। लेकिन अजोस्पिरिलम ये जो बैक्टीरिया है, ये किस कौन कौन यूज करता है सर? ये क्यों यूज करना है? देखो, राइजोबियम की ट्रीटमेंट अगर हम लोग प्लांट को की या फिर सीड को की, तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जमीन में देगा और प्लांट्स वो नाइट्रोजन यूज कर लेंगे, है ना। अब बात तो ये है कि सर फायदा क्या होगा? उससे फर्टिलाइजर कम लगेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन तो मिल गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये राइजोबियम दे रहा है। फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मत डालो, जो फर्टिलाइजर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल रहे थे प्लांट्स को, वो मत दो, क्योंकि नाइट्रोजन तो मिल रहा है। अब वैसे ही अजोस्पिरिलम, अजोस्पिरिलम में मानो मेज है, बार्ली है, ओट्स है, सॉर्गम है, पर्ल मिलेट है, फोरेज क्रॉप्स है, तो ये इतने सारे क्रॉप्स है, तो इनको अगर नाइट्रोजन चाहिए, है ना,
तो इनको अगर नाइट्रोजन चाहिए तो क्या होगा बेटा, तो इनको नाइट्रोजन चाहिए तो आप क्या कीजिए ना, अजोस्पिरिलम से उनका ट्रीटमेंट कीजिए। अजोला सर राइस में यूज होता है, हाँ अजोला, एनाबिना अजोला, अजोस्पिरिलम, हाँ शुगर केन में भी कर सकते हैं अपन, शुगर केन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी, शुगर केन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अजोस्पिरिलम में आप समझ रहे हो, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन करके, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करके क्या करेगा कि राइस हो, मेज हो, ओट्स हो, सॉर्गम हो, पर्ल मिलेट हो, इन जैसे क्रॉप्स में ये क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ावा देगा, ग्रोथ को बढ़ावा देगा, है ना। ये हार्मोन सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब आते हैं अज़ाटोबैक्टर। अब सीरियल, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर केन, इनमें अगर ट्रीटमेंट करनी हो आपको, राइस है, मेज है, पर्ल मिलेट है, तो इनका यील्ड बनाने के लिए अज़ाटोबैक्टर हेल्प करता है। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट ही देते हैं, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, कोई फॉस्फोरस सिलेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ वो प्लांट्स को देते रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग की सर ब्लू ग्रीन अलगी, आपने नाम सुना होगा, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, है ना, नीली हरी अलगी, तो ये बायो फर्टिलाइजर, तो ये अलगी है, अलगी का मतलब होता है शैवाल। इससे क्या होगा सर, दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यू कांट बिलीव दैट 95%, कितना 95% फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय मराइन अलगी, समुद्र में। यस, एज़ोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग का मतलब होता है कहीं पे भी रह सकता है, ही इज इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन की तरह होता है कि वो कहीं पे भी रह सकता है, उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, वो होता है फ्री लिविंग। मैं कहीं पे भी रह लू, तुझे क्या, है ना, तो दैट इज फ्री लिविंग। दिमाग को कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। साइनोबैक्टीरिया, यस साइनोबैक्टीरिया भी यूज कर सकते हो, दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया का मतलब ही होता है ब्लू ग्रीन अलगी। अब साइनो, इस बात का आपको शायद शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, वर्ड साइनो, साइनो का मतलब होता है ब्लू। सर अभी हम लोगों ने लाइफस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हम लोगों ने ब्लू टंग डिसीज हमने सुना था, दैट इज साइनोटिक डिसीज। वर्ड साइनोटिक का मतलब होता है ब्लू, है ना, ब्लू। सो साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ग्रीन, सॉरी ब्लू कलर की जो बैक्टीरिया उनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। समझ रहे हो बात को अभी, यस। तो ब्लू ग्रीन अलगी बायो फर्टिलाइजर है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सॉरी फोटोसिंथेसिस करेगा, मैक्सिमम एनर्जी जो है बायो फर्टिलाइजर। तो ये क्या करेगा, दे आर फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा शैवाल, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स को भी देगा। अब राइस के सीड को आप राइजोबियम लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, अज़ाटोबैक्टर लगा पाओगे, नहीं। तो ये ब्लू ग्रीन अलगी, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, खुद फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और बाद में ये नाइट्रोजन राइस प्लांट को भी दे देगा। सर ये एक सुपर फूड है, अब स्पिरुलिना स्पाइरोगायरा, मैं बताता हूं ना कौन सा है वो, तो तुम मेरे को टैली करो ना। स्पिरुलिना स्पाइरोगायरा, ये क्या चीज है, ये है अलगी। और ये कौन खाता है पता है, आपने स्पिरुलिना बोला, मैं स्पाइरोगायरा भी बोलता हूं उसके आगे। ये अलगी कौन खाता है पता है, उसमें ज्यादातर स्पिरुलिना यूज किया जाता है, ये खाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। अभी हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुनीता विलियम्स ऊपर गई थी, तो जब वो गई थी, वो एटमॉस्फेयर में जब, मतलब अंतरिक्ष, अंतराल में जब गई थी, वो अंतरिक्ष में जब गई थी, तो उसकी मम्मी ने समोसे बना के दिए थे। अरे भैया वो नहीं खा सकती समोसे वहां पे, है ना। तो एक सीधी सी बात है, तो एक सीधी सी बात है, तो ये क्यों करते हैं, तो अलगी कंज्यूम की जाती है, अलगी हाईली प्रोटीनस, हाईली प्रोटीनस बॉडी के लिए। हाँ, तो हमारी एस्ट्रोनॉट्स यही, तो हमारे यहाँ पे लोग इतने पागल है कि हाँ सर उसने ना समोसे लेके गई थी, उसने ना बालूशाही लेके गई थी, वो जलेबी लेके गई थी। अबे वो रखेंगी कहाँ पगले, उसके साथ बाकी के भी साइंटिस्ट है, और लड़कियां वैसे भी किसी के सामने कुछ खाती नहीं, वो छुप छुपा के खाती है। आज पूरे लेक्चर्स में ना लड़कियों की कमेंट्स ही नहीं है, हेलो ए मेरी माँ, हेलो जागो, एग्रोनॉमी का फंडामेंटल का आखिरी लेक्चर है, जागो, इसलिए बोल रहा हूं जागो। महीना भर हमारी मतलब मुलाकात नहीं होगी फिर एग्रोनॉमी में, उसके बाद मेट्रोलॉजी में मुलाकात होने वाली है अपनी 26 जुलाई को, तो अभी जागो, कुछ बोलो। कल से आपका शुरू हो रहा है, दैट इज अ क्रॉप प्रोडक्शन। अब माइकोराइजा, वर्ड माइको का मतलब क्या होगा, फंगस, राइजा का मतलब होगा रूट्स, राइजोस्पियर वर्ड सुना होगा आपने, राइजोस्पियर वर्ड सुना होगा। राइजो का मतलब होता है रूट, स्पियर का मतलब होता है आजू बाजू का एनवायरमेंट, सो रूट के आजू बाजू का एनवायरमेंट मतलब राइजोस्पियर।
अभी माइकोराइजा का मतलब क्या होगा, देखो ये जो प्लांट है इसके ऊपर अगर हम लोगों ने माइकोराइजा लगा दिया, मतलब माइकोलॉजी वर्ड सुना होगा, स्टडी ऑफ फंजाई, तो ये रूट्स और फंजाई एक जैसे एक साथ में अगर आ गए, है ना, बाकी लड़कियां बोलो, तो एक साथ में अगर आ गए तो दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ माइकोराइजी, दैट इज अ फंगल माइसेलिया। वो क्या करेगा, दे एब्जॉर्ब, है ना, जाग रहे सर अंकुश क्या, अरे यार बोल भी दो, अब जागते रहो। मेधा पॉसिबल नहीं होगा ना बेटा, बहुत सारे लेक्चर्स है ना। चलो माइकोराइजा, मैं आखिर में आपको उसको कंक्लूड करके बोलूंगा, डोंट वरी, है ना। चलो आगे अगर देखेंगे तो दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा फंजाई, रूट एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करता है, रूट एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करता है। चलो तो फंजाई अच्छे भी होते, तो दाग कभी कभी अच्छे होते हैं, आपने सुना है ना, दाग अच्छे होते हैं, वैसे भी फंजाई भी अच्छे होते हैं, है ना। चलो एक बार यहां तक अगर क्लियर हो, यहां तक अगर क्लियर हो, सारे लड़के सारी लड़कियां, सारे लड़के सारी लड़कियां मुझे क्लियर करके डाले। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन के। सर आप बोल रहे हो वो राइजोबियम लगाओ, उसको कैसे डालेंगे, राइजोबियम उसके ऊपर छिड़केंगे ऐसे नहीं, तो राइजोबियम कैसे अप्लाई करना है, राइजोबियम के बैक्टीरिया उसको कैसे देने, वो प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, गन से, इंजेक्शन से, है ना, व्हाट अ हेड शॉट ऐसे करके डालने नहीं। क्रॉप प्रोडक्शन कैसा टॉपिक है, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है गेहूं के बारे में कंप्लीटली पढ़ना, राइस के बारे में कंप्लीटली पढ़ना, उसको कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया है, इसलिए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको जैसे मैं बोलूंगा राइस कौन सा प्लांट है, C3 या C4 या कैम प्लांट, तो आपको इतना ही इमेजिन करना है, वो अपना फर्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन वाला, कमर पे हाथ रखो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कमर से अगर नीचे हाइट हो C3 प्लांट्स, तो आपको आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मेथड्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट, कि आपको राइजोबियम लेना है, सीड को घिसना है ऐसे, हाँ आपको लेना है राइजोबियम, सीड के ऐसे घिसना है, तो सीड को अगर लगाओगे तो बाद में इन फ्यूचर वो सीड को हेल्प करेगा। सो पहला तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो ये क्या होगा, दैट इज अ सीड ट्रीटमेंट, आप करो उसको। सेकेंड चीज क्या है कि नहीं सर रूट ट्रीटमेंट, कि सीड को मत लगाओ, आप क्या करो, एक पानी करो, ऐसा पानी लिक्विड लो, है ना। अरे प्रवीण जी मैं क्या बोल रहा हूँ, ओ भाई ओ भाई, वो मुद्दे में ही मत पड़ो ना, इधर देखो ना, इधर देखो ना, पहले अपन ये समझ लेते ना, ये समझ लेते, ये खत्म करना है अपने को टॉपिक, फिर से 11 बजे का भी टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते, चलो देखो इधर रूट ट्रीटमेंट, तो रूट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा, आपको रूट्स लेने हैं, है ना, रूट्स लेके उसके एक पानी करो, मतलब लिक्विड तैयार करो, उसमें आपको क्या करना है, बैक्टीरिया का कल्चर बनाना है, उसको लो डीप करो, बाहर निकलो, रूट ट्रीटमेंट, सीधी सी बात है, नो बकवास, रूट ट्रीटमेंट क्या है ना, रूट ट्रीटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ी से, अब बढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल मतलब आपको क्या करना है, सीड में, सीड को ट्रीटमेंट नहीं करना है, रूट्स को ट्रीटमेंट नहीं करना है, सीधा बैक्टीरिया उठाओ और सॉइल में डाल दो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सॉइल ट्रीटमेंट, है ना। बायो फर्टिलाइजर 10 kg पर हेक्टर के हिसाब से हम लोग सॉइल में डाल सकते हैं, वहां पर हम लोग सारी बातें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कौन आता है कि सर बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने की वजह से क्या होगा, एक तो लो कॉस्ट इनपुट है, एक तो लो कॉस्ट इनपुट है, सेकंड पोल्यूशन फ्री है, इससे कोई पोल्यूशन हो रहा है नहीं, थर्ड एनर्जी कंजर्विंग है, फोर्थ क्विकर डिकम्पोजिशन है, जल्दी जल्दी डिकम्पोज कर देगा, फिफ्थ सॉइल हेल्थ मेंटेन करेगा, से कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा जो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, अवेलेबल टू द ऑल प्लांट्स वेरी स्लोली स्लोली। प्लांट्स को आप फर्टिलाइजर डालोगे तो एट ए टाइम सारा अवेलेबल होगा, बायो फर्टिलाइजर अगर डालोगे आप तो धीरे 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 अवेलेबल होगा, जिस तरह प्लांट की रिक्वायरमेंट उस तरीके से ये अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बेटा, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि केमिकल का यूज नहीं करना है, तो केमिकल का यूज नहीं करना है तो क्या करना है फिर, इफ यू डोंट वांट टू द यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज नहीं करना है तो फिर क्या करना है, तो केमिकल का यूज नहीं करना है तो आपको यूज करना है दैट इज ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक क्या चीजें हैं, न्यूट्रिएंट के लिए हम लोगों ने देखा बायो फर्टिलाइजर, एफवाईएम, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीजें यूज करना, ये सारी अगर चीजें यूज कर रहे हो तो केमिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके ए भाई मैं क्या बोल रहा हूं, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ लो, मैं बाकी की बात करता हूं। अभी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में देखा है, सेकंड चीज क्या है, अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट की। सर अगर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में करना है, ओ
इंसेक्ट सर, इंसेक्ट पेस्ट तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड केमिकल्स लगने वाले हैं हमको। तो ये वीड, ये इंसेक्ट, ये पेस्ट, ये डिसीजेस, इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है भाई, इसको मैनेज कैसे करना है, तो इसको मैनेज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो कल्चरल मेथड सबसे पहले, कि आपको कुछ नहीं करना है, कल्चरल मेथड कि आपको वीड कंट्रोल करना है ना, तो डीप प्लूइंग करो, केमिकल मत यूज करो, डीप प्लूइंग करो और हैरोइंग करो, लैंड लेवलिंग करो, क्लॉड क्रशिंग करो। ये किया तो क्या होगा, हमारे डिसीजेस, पेस्ट, इनसेक्ट कंट्रोल होंगे। कंट्रोल होंगे सर कैसे, मान लीजिए आपने समर में ये कर दिया है, मान लीजिए समर में आपने क्या किया, प्लूइंग कर दिया है। तो प्लूइंग करने के बाद क्या होगा, जो सनलाइट है वो क्लॉड्स के ऊपर आएगी और वो क्या करेगी ना, इनके जो कोई भी हिबरनेटिंग स्टेज में इनके एग्स है, तो ये एग्स को कंट्रोल कर लेगी, है ना। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कि हम लोगों को अगर कुछ करना है तो हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वीड कंट्रोल करना है ना। यस, हम लोगों को वीड कंट्रोल करना है तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन करो, टिलेज करो। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है, जो डिसीज प्लांट है उनको यूज करो, उनको कट करो, फेंक दो उनको, तो ये कर सकते हैं। सेकंड चीज होती है कि सर अगर हम लोगों को कुछ करना है तो मैन्योर एंड सॉइल अमेंडमेंट जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उनको चॉप करके करो। चॉप करके मतलब सर कोई पुराना क्रॉप है ना, यस, कोई पुराना क्रॉप, यस, सॉइल सोलराइजेशन, करेक्ट करेक्ट मनीष, एग्जैक्टली, सॉइल सोलराइजेशन, करेक्ट करेक्ट बात है आपकी। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर सॉइल अमेंडमेंट्स अगर हम लोगों को करना है तो क्या करना है, तो आप लोगों को पहले तो क्रॉप लेना है, तो क्रॉप का कोई भी पार्ट आपको डायरेक्टली फील्ड में नहीं डालना है, चॉप करके डालना है। इससे क्या होगा, अगर अंदर कोई इंसेक्ट हो, पेस्ट हो, कोई भी हो ना, तो वो चॉप हो जाएगा, बारीक 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 चॉप हो जाएगा, तो मर जाएगा वो। तो मतलब चॉप होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉइल में अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यही बात है कि आपको मैन्योर या फिर अमेंडमेंट कुछ भी यूज करना है तो रोटावेटर से उसको बारीक बनाओ और बारीक बनाने के बाद हम लोग उसको इंप्लीमेंट करो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करो, क्रॉप रोटेशन करो, ट्रैप क्रॉप यूज करो। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, मान लीजिए अभी मैंने एक क्रॉप लगाया, अगली बार मैं दूसरा ही क्रॉप लगा रहा हूं, इससे क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग मत करो। अगली बार दूसरा क्रॉप लगाया तो इस बोलवर्म को खाने की आदत है कॉटन पे, अगला जो कुछ भी क्रॉप लगा रहा हूं तो ये इसको तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो मर जाएगा। तो बेसिकली क्रॉप रोटेशन करो। यस, क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा ना, कि जो इनके इंसेक्ट पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा अगले सीजन में, तो वो मर जाएंगे, यही होगा, भूखे मर जाएंगे। ट्रैप क्रॉप यूज करो, ट्रैप क्रॉप, डिकॉय क्रॉप, आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऐसे अट्रैक्टिव क्रॉप लगाओ जो एक बाजू में लगा लीजिए आप, तो सारे पेस्ट जो ना उस तरफ चले जाएंगे, मेन फील्ड को वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेन फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब चलते थोड़ा सा आगे कि सर इंटरक्रॉपिंग करो, स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट पेस्ट है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका अल्टरनेटिव होस्ट। अब वीड को डिस्ट्रॉय करो, उससे क्या होगा कि वीड को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, तो एक बात होगी कि अल्टरनेटिव होस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट यहाँ पे, पेस्ट यहाँ पे आ गया है ना, तो वो क्या होता है ना, यहाँ पे जब नहीं होता है कुछ खाने के लिए तो वो चला जाता है अगले ग्रासेस पे, तो ग्रास को डिस्ट्रॉय कर दो, ये क्रॉप भी नहीं है और ग्रासेस भी नहीं है, तो वो मर जाएगा। तो ऐसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्ट्रैप क्रॉप, ओकरा में कॉटन है, बरोबर है, कॉटन में ओकरा है, मैरीगोल्ड है, झेंडू जिसको बोलते हैं। अब वाटर मैनेजमेंट जब भी कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, पोटैटो स्कैब, ये जो डिसीज है ना वाटर मैनेजमेंट से होता है। ओवरहेड स्प्रिंकलर से पोटैटो मौत भी आते हैं, तो हम लोगों को करना क्या ना, ये पोटैटो में इरिगेशन जब भी दे रहे हो तो रिजेस एंड फरो इरिगेशन दो, ऊपर से मत दो, ऊपर से मत दो, रिजेस एंड फरो इरिगेशन दो, स्प्रिंकलर इरिगेशन मत दो, ड्रिप इरिगेशन दो लगे तो आपको, रिजेस एंड फरो से इरिगेशन दो, तो इससे भी डिसीजेस पेस्ट कंट्रोल होते हैं। इरिगेशन की मेथड कौन सी यूज कर रहा है, इससे भी कंट्रोल होता है। मैकेनिकल कंट्रोल, एक कि जो अफेक्टेड प्लांट का पार्ट है उसको निकालो और फेंक दो, सीधी सी बात है, ये पूरा प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट ने अटैक कर दिया, उतना ही पार्ट तोड़ो और फेंक दो। सेकंड थिंग है कि नहीं सर, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग, मतलब आपको क्या करना है कि जो भी इंसेक्ट है उन्होंने खुद के एग कहां पर ले किए वो देखो, उसको कलेक्ट करो और फेंक दो, बाहर मार दो उसको, उसके एग ही मिटा दो, ये भी कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड कि हाथ से उसके एग को फोड़ दो। अब आता है दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ड परचेस, मतलब क्या होगा कि बर्ड्स को आपको बैठने के लिए वहां पे ना, अगर बर्ड्स को बैठने के लिए आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज बर्ड परचेस। तो बर्ड्स वहां पे जाएंगे, बैठेंगे, जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, उनको खाएंगे, वो भी आराम से रहेंगे और इंसेक्ट पेस्ट भी कंट्रोल हो गए। हम बहुत बार जब सोइंग करते हैं ना बेटा, तो सोइंग करते समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हाइट कलर का बगुला होता है वो वहीं पे चला जाता है ना, और वो इंसेक्ट को और पेस्ट को खाता है, तो वैसे यूज करो। यूज ऑफ लाइट ट्रैप, लाइट ट्रैप ये देखो यहाँ पे रहता है बल्ब, और यहाँ पे उड़ते हुए आएंगे वो इंसेक्ट, यहाँ पे पानी होता है, उसमें केरोसिन डाला जाता है, जैसे ही पेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको लगता है यहाँ पे भी लाइट है, तो ये यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो केरोसिन का पानी है तो इस केरोसिन के पानी में वो फंस जाते हैं, केरोसिन के पानी में फंस जाते हैं, सुबह इसको निकालो फेंक दो। सो दैट इज बेसिकली लाइट ट्रैप।
लाइट ट्रैप, सिंपल सी बात है। अब आता है फेरोमोन ट्रैप। अब फेरोमोन ट्रैप बात क्या है, ये देखो, यस, फेरोमोन ट्रैप की बात क्या है, देखो ये देखो, ये है फेरोमोन ट्रैप, मैं बोलता हूं ये फील्ड है अपना। तो जैसे मैं कहूंगा यस स्टिकी बोर्ड फॉर द पेस्ट, है आगे है, ये देखो रवि, ये स्टिकी बोर्ड। अब देखो फेरोमोन ट्रैप। अब जो फीमेल होती है ना, अपोजिट सेक्सेस फीमेल होती है ना, वो एक फेरोमोन, एक लिक्विड, एक लूर सिक्रेट करती है, जिसके स्मेल से बाकी की इंसेक्ट पेस्ट, मतलब जैसे ही हम लोग अब आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, रवि, अक्षय, शीतल, एक सीधी सी बात बताओ, अगर यहां पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं और किसी लड़की को बोला कि वहां पे लड़के खड़े, तो वो क्या करेगी, वो वहां पे जाएगी? नहीं, वो क्या बोलेगी, अरे लड़के चलो मैं नहीं जाती। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना, तो लड़के क्या कर, अरे चलो तैयारी वैयारी करके चलो, तो आप वहां पे चले जाओगे। तो सेम बात यही पे हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। जो लड़कियां है या फिर जो फीमेल इंसेक्ट है, वो एक स्पेसिफिक लूर सिक्रेट करती है, जिसकी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। अब स्मेल आने के बाद क्या होगा ना, वो स्पेसिफिक स्मेल आती है, तो आपको क्या करना है ना, कि फीमेल से ये लूर कलेक्ट करना है। पहले तो फीमेल कलेक्ट करो, जो पे इंसेक्ट है कलेक्ट करो, उनसे लूर निकालो, पॉकेट में भर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉकेट में भर के ना वो लूर पैकेट में भरना है, यहाँ पे लगाना है, तो मेल इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, मेल इंसेक्ट क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही वो यहाँ पर आ रहे, वो आएंगे कि उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई फीमेल आ रही है ना, यहाँ पे कोई फीमेल आ रही है, तो उनको ऐसा लगेगा। अब सिंपल सी बात क्या है, जैसे ही वो यहाँ, अरे यार सॉरी 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 बेटा, ये क्या हो गया, ये कहाँ आगे हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम। चलो 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 चलो, देखो, तो यहाँ पे जो फीमेल है ना, तो इनके स्मेल से अट्रैक्ट होंगे। अब इनको लगेगा वहां पे फीमेल है ना, उनको क्या लगेगा, यहाँ पे फीमेल। जैसे वो यहाँ पे आते, छोटा सा केमिकल में भर लो, वो नहीं कि अपने यहाँ पे अपने हेयर स्टाइल बनाते हुए यूज करते, उसको यूज करो। जैसे ही यहाँ पे मेल इंसेक्ट आ जाएंगे, इसको पकड़ो और उसको ऐसा केमिकल आप स्प्रे कर दो। तो केमिकल स्प्रे करने के बाद क्या होगा, उनको यही पूछना कैसा लगा मेरा मजाक, हाँ इनको पूछ लो, आप उनको बोल दो, तो उनको मार दिया। अब मेल मर गए, तो यहाँ पे फीमेल अकेली क्या तालियां बजाएगी क्या, फीमेल फीमेल मिलके क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं करेगी वो। अब यहां पे मेल फीमेल की बात नहीं, मैं इंसेक्ट के बारे में बोल रहा हूं, नहीं तो स्त्री नारी शक्ति जिंदाबाद, सर के घर पे मोर्चा लेके जाना है, ये इंसान बहुत बुरा इंसान है, हमेशा लड़कियों को ताने मारते रहता है, मेरी माँ मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तेरे को जो कर रहा है वो कर। मैं बताने की बात इतनी सी सिंपल सी सीधी सी बात है, बात इतनी है कि क्या मेल अगर चले गए तो यहां पे मीटिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर ये मिलके क्या करेगी, कुछ भी नहीं। इसका मेल मर गया, मान लीजिए इसका पति परमेश्वर मर गया, इसके झटके में ये भी मर जाएगी इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है। दिस इज कंसिडर्ड एज फेरोमोन ट्रैप। उसको क्या बोलते हैं, फेरोमोन ट्रैप। ये एंटोमोलॉजी का पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। अब इसमें अलार्म फेरोमोन भी होता है, इसमें अलार्म फेरोमोन भी होता है। अलार्म फेरोमोन क्या होता है, वो ये अपने क्या हनीबीज, उनमें अलार्म फेरोमोन होता है, तो ये फेरोमोन्स होते हैं, है ना, ये फेरोमोन्स होते हैं बेटा। बुरा नहीं मानना है लड़कियों, हेलो, बुरा नहीं मानना है। और लगा भी तो मेरी कंप्लेंट कर दो, अब क्या करेंगे उसमें। चलो सभी लड़कियों को लड़कों को एक बार क्लियर हो, फेरोमोन ट्रैप। अब इसमें कहा केमिकल यूज किया अपन ने, पूरे फील्ड में केमिकल यूज किया नहीं, ऑर्गेनिक है। चलो बेटा, गर्ल्स गर्ल्स बहुत कम रिप्लाई करते हो आप, इसलिए आपको जानबूझ के नो मीटिंग नो मोर जनरेशन। लड़कियां कमेंट करो, बाद में पता चला कि सारे लड़कियों ने मिलकर मुझे बैन कर दिया है। यस शिवांगी, वेरी गुड। मयांक, लड़कियां कौन कौन है कमेंट करो बेटा। शीतल, मेधा, हिमा, रस्ती, बाकी लड़कियां बोलो, दीपिका, यशवी। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करने हैं, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में प्रीडेटर यूज करो, जैसे स्पाइडर, इंचिस विंचिस स्पाइडर, वो आपने देखा होगा स्पाइडर, ये कीड़ों को खाता है, लिजार्ड कीड़ों को खाते। तो फील्ड में अगर हम लोग फालतू नहीं बोलते सर ओके, गुड गुड, वेरी गुड। ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है बेटा, चलो क्लियर, वेरी गुड, यस।
ईगो पे नहीं लेना है कभी भी। मैं जो बोल रहा हूं ईगो पे कभी नहीं लेना है। लड़कियों ध्यान में रखना, आपने हमेशा एक बात ध्यान पे रखना कि मैं जितना भी कुछ भी बोलूंगा ना, ईगो पे कभी नहीं लेना है। चलो चलो आगे बढ़ते। तो स्पाइडर, स्पाइडर क्या करेगा, वहां पे डायरेक्टली जाएगा और उनको खा लेगा, स्पाइडर है। उसके बाद है प्रीडेटर्स, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, ग्राउंडनट बीटल है, ग्राउंड बीटल है, क्रिकेट मोल क्रिकेट है, एशियन बर्ग्स है, मिरर्ड बर्ग है, ईयरविंग्स है। ये सारे लोग क्या करेंगे ना, वहां पे जाएंगे और जाके ना वो इंसेक्ट को डायरेक्टली खा लेंगे, इंसेक्ट को डायरेक्टली खा लेंगे। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब आते थोड़ा सा आगे, अब आते हैं पंचगव्य, बीजामृत, जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे करते हैं। ओके, ये कैसे करते, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम लोगों का क्या करना है कि सर हम लोगों को कुछ चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो, गर्म पानी करो, उसमें सीड डालो, फटाक से बाहर निकालो। उसके बाद काऊ यूरिन टर्माइट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बीजामृत है ना, टर्मरिक राइजोम पाउडर, मतलब टर्मरिक पाउडर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं बहुत बार। हम लोगों को कभी मतलब अब दौड़ते दौड़ते या फिर किसी ने फटाक से मार दी, सूज गया गाल, तो हम लोग क्या करेंगे, सूजन आ गई है तो हम लोग हल्दी लेते हैं, गर्म करते हैं, उससे सिकाई करते हैं। हल्दी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है पंचगव्य। क्या आता है, पंचगव्य। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, काऊ डंग लेना है 5 kg, काऊ यूरिन लेना है 3 लीटर, काऊ मिल्क लेना है 2 लीटर, कर्ड दही 2 लीटर लेना है, और काऊ का बटर ऑयल 1 किलो लेना है। 7 दिनों तक इनको डालना है, एक इसमें एक जगह पे डालना है, उसको 7 दिनों तक रखना है, फर्मेंट करना है। उसके बाद 3 लीटर उसको डाइल्यूट करना है। 3 लीटर ऑफ पंचगव्य इन 100 लीटर ऑफ वाटर। 3 लीटर पंचगव्य लो, 100 लीटर पानी में डाल दो, बन जाएगा, स्प्रे करो सॉइल पे, खत्म। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पंचगव्य से क्या होगा, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, प्लांट में ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। क्या क्या करना है, फिर से बोलता हूं, ये पंचगव्य बोलते हैं इसको। काऊ डंग लेना है 5 किलो, यूरिन लेना है 3 लीटर, दूध 2 लीटर, कर्ड दही 2 लीटर, ऑयल 1 किलो। उसको 7 दिनों तक एक बॉक्स में डालो, फर्मेंट करो। बाद में 3 किलो पंचगव्य लो, 100 लीटर पानी में डालो, हवा। चलो, तो पंचगव्य, इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा, प्लांट्स अच्छे रहेंगे। टॉनिक है, टॉनिक इन शॉर्ट टॉनिक है, तो वही बात है। अब एनरिच पंचगव्य उसको बोलते हैं दशगव्य। अब इसमें क्या करना है, काऊ डंग 5 किलो, काऊ यूरिन 3 लीटर, काऊ मिल्क 2 लीटर, कर्ड 2 लीटर, काऊ देसी घी 1 किलो, शुगर केन का जूस 3 लीटर, उसके बाद कोकोनट वाटर 3 लीटर, बनाना पेस्ट 12 फ्रूट्स का, ग्रेप जूस 2 लीटर, ऐसा सब कुछ लो, मिक्स करो, बस सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हाँ मुझे पता है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आपको वहां पे न्यूट्रिएंट अगर प्रोवाइड करने और फर्टिलाइजर नहीं डालने तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें लो, मिक्स करो, और क्या करना है, इसको बोलते हैं दशगव्य, डालो ये फील्ड में। बटर ऑयल और घी सेम ही है, बटर और घी में डिफरेंस हो सकता है, बटर ऑयल और घी एक ही है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, प्रिपरेशन ऑफ एनरिच पंचगव्य, वही अभी हम लोगों ने जो देखा उसको बोलते हैं दशगव्य, अभी हम लोगों ने देखा उसको। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, दैट इज बीजामृत। बीजामृत क्यों करना है, यूजेस ऑफ बीजामृत क्या है, क्या चीजें हैं, ये देखो, काऊ डंग, काऊ यूरिन, वाटर, लाइम, उसके बाद हैंडफुल ऑफ सॉइल, थोड़ा सा लो, उसको मिक्स करो। बीजामृत होने से क्या होगा, पुट अ 5 kg ऑफ फ्रेश काऊ डंग इन अ क्लोथ बैग, सस्पेंडेड इन अ कंटेनर फिल्ड विद द वाटर एक्सट्रैक्ट सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डंग। मतलब क्या करो, सिंपल सी बात है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द हार्मफुल सॉइल बॉर्न सीड बॉर्न पैथोजेंस। हम लोगों को अगर बीजामृत हम लोगों ने यूज किया तो वो सीड को प्रोटेक्ट करेगा। सर ये सीड को प्रोटेक्ट करेगा, बीजामृत, अमृत, बीज अमृत, सीड को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये सारी चीजें ली, सीड को लगा दी, तो सॉइल बॉर्न पैथोजन इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, सीड के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली सीड ट्रीटमेंट, है ना, ये बेसिकली सीड ट्रीटमेंट है। तो बीजामृत कैसे, काउडंग लेना है 5 किलो, लाइम लेना है 50 ग्राम, काउ यूरिन 5 लीटर, वाटर 20 लीटर। उसके बाद क्लोथ बैग लगेगा, 2 कंटेनर्स लगेंगे, 2 स्मॉल छोटे छोटे, और वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल, जो सॉइल है उसको कंप्लीट करो, वर्जिन सॉइल लेना है, यस सूर्या, वर्जिन सॉइल, ये क्या, ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, वर्जिन सॉइल। अब वर्जिन का मतलब क्या होता है, ऐसी सॉइल जिसका अभी तक टिलेज नहीं किया गया हो, उसको बोलते हैं वर्जिन सॉइल, उसको बोलते हैं वर्जिन सॉइल। तो ये सारी चीजें लो, वो क्लॉथ में डालो, मिक्स करो, उसका पानी निकालो, निचोड़ो, बीजामृत तैयार हो जाएगा, उसको स्प्रे करो, तो सीड ट्रीटमेंट हो जाएगी, पैथोजन से बच जाएंगे। केमिकल नहीं यूज करना है, बस केमिकल। अब जीवामृत है, टू इंक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, हमारे सॉइल में माइक्रोबियल पॉपुलेशन अगर बढ़ाना है तो बीजामृत, जीवामृत यूज करो।
सर क्या करना है, काऊ डंग 10 किलो, काऊ यूरिन 10 लीटर, जैगरी मतलब गुड़ 2 किलो, कोई भी पल्स का फ्लोर 2 किलो, लाइव फॉरेस्ट सॉइल 1 किलो, 200 लीटर पानी ले लीजिए, 5 से 7 दिन तक इसको फर्मेंट कीजिए, स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा, वहां पे जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो बढ़ जाएगी, बस सिंपल। माइक्रोब्स बढ़ गए तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये रावे में करवाया होगा आपसे, लेकिन आपने किया नहीं होगा। तो जीवामृत, काउडंग 10 किलो, ये अभी मैंने बोला है, ये सारी चीजें लो, मिक्स करो, 7 दिनों तक फर्मेंट करो, उसको यूटिलाइज करो, तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। अब आता है दशपर्णी नीमसेड कार्नेल एक्सट्रैक्ट, दशपर्णी अर्क। अब सर आपने तो ये सॉइल का सेट ट्रीटमेंट का तो बोल दिया, अब दिक्कत ये है कि सर हम लोगों के यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट आते तो क्या करना है, नाम देखिए, नाम क्या है उसका, दशपर्णी एक्सट्रैक्ट, दशपर्णी अर्क। तो दश का मतलब होता है 10, पर्णी का मतलब होता है पत्ते, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। तो 10 अलग अलग प्लांट्स के पत्ते लो, उनको मिक्स करो, उनका एक्सट्रैक्ट निकालो और स्प्रे करो। हमारे यहाँ पे जितने भी पेस्ट है मर जाएंगे, पेस्ट मर जाएंगे, ध्यान में रखो। केमिकल नहीं, केमिकल स्प्रे नहीं करना है, ये स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है वो मर जाएंगे, जो हार्मफुल पेस्ट होंगे वो मर जाएंगे। इनका कंपोजिशन आ सकता है एग्जाम में, हाँ कंपोजिशन मतलब क्या चीज के लिए यूज करना है, ये पूछा जा सकता है। अब आता है नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट में क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, स्प्रे सिस्टम, उसको स्प्रे करना है बस। नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट में क्या आता है, कुछ भी नहीं, इट इज अ बायो पेस्टिसाइड। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि कीड़े कीटक को मारने के लिए। अब ये है क्या चीज, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप जाइए फील्ड में, नीम जो होता है, नीम के सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उसको उठा के लाइए, उठा के उसको नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट बना दीजिए, उसका पानी बना दीजिए, नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट NSK। तो बेसिकली इट इज फंजीसाइडल, इंसेक्टिसाइडल, निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज उसमें होती है। तो नीम का प्लांट तो सबसे अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है वो तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहां पे देखेगी, नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट में। यस, हाँ पंचगव्या में 5 ही आइटम होते हैं, नाम ही उसका पंचगव्या, 5 आइटम्स। दशगव्या मतलब 10 आइटम। आप समझ नहीं रहे हो, मैं बताता हूं फिर से। नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कितने होते हैं उसके नाम में ही दिया गया है, मैं बताता हूं। तो ये हम लोग यूज करते हैं, देखो पंचगव्या मतलब 5 आइटम यूज करना है। उसके बाद दशगव्या, आप देखो यहाँ पे, दशगव्या, दशगव्या 10 आइटम यूज करने हैं, नाम ही दिया गया, दश मतलब 10। समझ रहे हो बात को, नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड को यूज करना है। बीज अमृत मतलब टू प्रोटेक्ट द सीड, ये संस्कृत वर्ड है। जीवा अमृत मतलब जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी संख्या बढ़ाना, जीव अमृत। बस सिंपल सी बात है। 10 पर्णी, 10 पत्तों से, 10 अलग अलग प्लांट्स के पत्तों से बनाया गया 10 पर्णी नीम सीड कार्नेल एक्सट्रैक्ट। नीम के जो सीड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करो और उससे बनाओ पेस्टिसाइड, सिंपल सी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मिलेगा, बोलो, मुंह खोलो। Hi. Ow. Ow. Bye. मैंने वो कर ली। हाँ, हो गया। छोटी बच्ची है क्या, नहीं? अरे हाँ, टप्पू आ गया था बीच में, सॉरी।
वो आ गया था अचानक से। इज गोइंग टू स्कूल। सिंपल सी बात है, नाम ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, खत्म बात। फिर भी गलत किया है कुछ लोगों ने, फिर भी गलत किया है। अरे भैया, नो यूज ऑफ केमिकल्स, तो क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंपल सी बात है। चलो। आपके बच्चे से इंट्रोडक्शन करवाइए लास्ट में। वो एक्चुअली ना इस साइड में जब एंटर करते हैं घर में, तो एंटर करते ही लेफ्ट साइड में मेरा स्टूडियो का रूम है, तो यहां से दरवाजे से ही जाना पड़ता है। तो वो जैसे ही यहां से जाएगा तो वो दरवाजा जोर जोर से बजाएगा, जोर जोर से दरवाजा बजाएगा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ 10 बजे स्कूल में, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसमें क्या आएगा आंसर बेटा? चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स, थोड़ा सा आपको अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में समराइज में इतना ही बोलूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको संडे को, तो लास्ट टाइम संडे को, तो इस संडे को हम लोग ना 5 बजे 5 PM, इस संडे को 5 PM हम लोग क्या करेंगे? हेलो, इस संडे को 5 PM हम लोग एग्रोनॉमी का रिवीजन लेक्चर कर लेंगे, फंडामेंटल का, ठीक है? फंडामेंटल का इस संडे को 5 बजे ऑर्गेनिक फार्म चलेगा, इस संडे को तो चलेगा, इस संडे को तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे, आज 7 PM, 7 PM, 7 PM आपको क्या करना है? एनिमल हस्बेंड्री का रिवीजन होगा। और 5 बजे संडे को, संडे 5 PM एग्रोनॉमी, ठीक है? यूट्यूब पे दोनों भी लेक्चर्स यूट्यूब पे, ठीक है? तो यूट्यूब पे कर लेते। चलो तो मिलते अगले सेशन में। मैं हूं आपके साथ, हूं पूरे साल भर, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम खत्म होने तक तो हुई हूं। देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, कैसे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ऐप पर नहीं, यूट्यूब पे, मतलब ये जो आज शाम का 7 बजे का लेक्चर यूट्यूब पे होगा। बाय, टाटा, टेक केयर। लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है मैंने, लिंक जो है ना टेलीग्राम पे, यूट्यूब की अपनी लिंक डाल दी है मैंने। यूट्यूब अपना एग्रीकल्चर वाला का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आज शाम 7 बजे चैनल करें, वही अपना एग्रीकल्चर वाला। कौन से चैनल पे होगा? एग्रीकल्चर वाला के चैनल पे होगा अपना। एग्रीकल्चर वाला इस यूट्यूब चैनल पे होगा अपना सब कुछ। हाँ, चैनल नेम वही एग्रीकल्चर वाला, अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला। टेलीग्राम चैनल सिद्धेश्वर सर करके होगा, सिद्धेश्वर सर PWSI, कहां गया बे? SIDDHESHWAR, सिद्धेश्वर सर PW, ये एक चैनल होला, ये होगा, या फिर एग्रीकल्चर वाला ये चैनल होगा, एग्रीकल्चर वाला। ओके, वहां पे मैंने डाल दी है, वहां पे लिंक डाल दी है मैंने, आप एक बार चेक कर लो। नहीं तो 11 बजे के लेक्चर में आप मुझे बोल देना एक बार कि सर चैनल की लिंक मिल गई है, नहीं मिल गई है ना? यूपी किसी ऐसे नाम से कुछ तो भी, मतलब ये डाला हुआ है लेक्चर, ठीक है? चलेगा बेटा? अगर में कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जाइए डायरेक्टली, एग्रीकल्चर वाला के यूट्यूब पे जाइए डायरेक्टली। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आएगी सृष्टि। यूट्यूब पे ना शगुन मैम, अभी उनका 11 बजे लेक्चर चलता है, करंट अफेयर्स का लेक्चर है उनका, तो उनके लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनको बोल दूंगा लेक्चर्स डालने के लिए। हम्म